जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। कुमारी काजल मौर्य, सोनी यादव, अजय, आकाश प्रजापति, विपिन कुमार, प्रदीप, मनोहर, अमरदीप, समीर सिंह वर्मा, तेजवीर, सबाश, रूपा यादव, उपेंद्र पाल, सुशीला सिंह, रुपेश, अखिलेश कुशवाहा, रोहन यादव, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय, जिसको आप इंग्लिश में पढ़ते भी हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स वो होते हैं जो पहले लगते हैं, सफिक्स वो होते हैं जो बाद में लगते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले सुने, हिंदी में उसको बोलते उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो नया अध्याय है। क्रम मुझे पता नहीं है कौन सा क्रम होगा इसका, आप लोग जानते होंगे। नया एक अध्याय हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। ये दरअसल में आप ही के हवाले एक अध्याय रहेगा जिसमें आप ही का काम ज्यादा है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय। अब अगर मैं आपसे बोलूं उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है, देखो पहले तो ये बात जान लेनी है आपको। इससे भी पहले छोड़ दीजिए एक बात, पीछे मैं आपको लेके चलता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं आप कै को क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी कै को कै ही कहेंगे। मैं कहूं हिंदी व्याकरण में और क्या कह सकते हैं कै के अलावा इसको, आप कहेंगे जी इसको वर्ण कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं इसको, व्यंजन कह सकते हैं इसको। बताएं हाँ या ना। बिल्कुल भैया कह सकते हैं। लेकिन दो वर्णों से मिलके क्या बन गया? कैलय, एक शब्द बन गया। कैलय क्या है? वर्ण मिल गए, अक्षर मिल गए, या बोलूं व्यंजन मिल गए, स्वर और व्यंजन मिल गए, तो एक बन गया शब्द। तो जो दोस्त हिंदी भाषा है ना, उसमें शब्द सबसे छोटी इकाई है जिसका अपना अर्थ होता है। यानी नोट करके कहीं लिख सकते हैं, हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई जिसका अपना अर्थ होता है वह होती है शब्द। यानी कभी भी मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा हिंदी भाषा में क्या है जो अपना अर्थ रखता है, तो आप क्या कहेंगे भैया? कम से कम उसको एक शब्द होना पड़ेगा, तब वह अपना अर्थ रखेगा। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि उनको अपना सबसे छोटा अर्थ रखने के लिए शब्द होना ही पड़ेगा। चलो जी, यहां पर हम बात करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय की। अब चीजें आसान रहेंगी। उपसर्ग से हम बात करते हैं, पहले बात लिख लिए, एक चीज नोट करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। ये क्या बात हुई? एक लिखा हुआ है मैंने शब्दांश। शब्दांश का मतलब क्या होगा? शब्दांश का संधि विच्छेद करके आप मुझे दिखाइए। शब्दांश का यदि मैं आपसे संधि विच्छेद करूं तो आप क्या बोलेंगे जी? शब्द और धन अंश हो गया। दीर्घ स्वर संधि है, हाँ जी है। शब्द धन अंश, तो शब्द तो है, और शब्द का अंश का अर्थ क्या हुआ? अंश का अर्थ होता है हिस्सा। तो शब्दांश का मतलब क्या हुआ? अंश समझते हो ना, पार्ट, भाग, हिस्सा। तो शब्द का ये एक हिस्सा है,
कौन जी? उपसर्ग और प्रत्यय। तो शब्द का यदि हिस्सा है तो मुझे बताइए शब्द से छोटा होगा या शब्द से बड़ा होगा? एक बार सारे दोस्त आंसर करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक बार मुझे बताइए, ये शब्द का अंश है यानी शब्द का एक हिस्सा है, तो शब्द से छोटा होगा या शब्द से बड़ा होगा? जैसे मैं बात करता हूं, हाँ, मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपए की आपकी पूंजी है, उसका एक हिस्सा 1000 रुपए से ज्यादा होगा या 1000 से कम होगा? आप कहेंगे जी क्या होगा? शब्द से कम होगा, यानी शब्दांश शब्द से छोटा होगा। और शब्द से छोटा होगा तो इसका अपना अर्थ होगा या नहीं होगा? मैंने कहा सबसे छोटा तो शब्द होता है जिसका अर्थ होता है। इसका मतलब क्या हुआ? शब्द से छोटा यदि कुछ है तो उसका अपना अर्थ नहीं होगा। यही तो बात हुई भाई, सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। तो यदि सबसे छोटी ही शब्द है और कुछ शब्द से भी छोटा है तो क्या वह अपना अर्थ रखेगा? आप कहेंगे नहीं। सारे दोस्तों ने कहा छोटा होगा, तो इसीलिए ये शब्दांश होते हैं। तो कई बार पूछा जाता है स्टेटमेंट बना के कि शब्दांश का अपना अर्थ होता है या नहीं। लिखेंगे क्या बोलेंगे? यानी शब्दांश का अपना अर्थ नहीं होता है। शब्दांश यानी उपसर्ग प्रत्यय के अपने अर्थ नहीं होंगे। बहुत जगह आप किताबों में देखोगे अप माने बुरा लिखा होता है, बहुत जगह दुष माने लिखा होगा, तो वो सब गलत तरीका है पुस्तकों में लिखा हुआ। वो एक निकटतम अर्थ के लिए लेखक उसको लिखता है, उसका वो अर्थ ना मान लेना आप कि सु माने अच्छा होता है, ऐसे हम मान लेते हैं। वो सिर्फ निकटतम अर्थ है। शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता, अपना कोई अर्थ नहीं होता। शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। समझ गए जी? वेरी गुड, बहुत शानदार। अनिता कुमारी जी एकदम ठीक लिखा है, क्योंकि ये शब्द से छोटा हो गया इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आगे बात पर चलते हैं। अगली बात आएगी जो उपसर्ग हैं। उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं, मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं, यानी उपसर्ग की स्थिति कहां होगी? ये प्रीफिक्स है। उप माने पहले, मतलब उप माने होता है छोटा, सर्ग माने होता है भाग। ये छोटा भाग है। छोटा भाग कहां जुड़ेगा? पहले। जैसे देखें कैसे, यहां तो आएगा आपका उपसर्ग और उपसर्ग के साथ में लिखा हुआ होगा कोई शब्द जिसमें ये जुड़ जाएगा। तो शब्द से इसकी स्थिति कहां होती है? पहले होती है। एक बार बोलेंगे, उपसर्ग शब्द में कहां जुड़ेगा? पहले जुड़ता है। ठीक है। अगर बात करें आपका, उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय कहां जुड़ते हैं? प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। मूल मतलब जो रूट वर्ड होगा, मूल शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं या जुड़ते हैं? जुड़ते हैं। यानी एक शब्द होगा और मूल शब्द के बाद में दोस्त आपका प्रत्यय को जोड़ा जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझ में आई? हमने अभी तक बात की कि ये तो मैं मिटा सकता हूं ना, ये परिभाषा जो मैंने आपको सिखाई, ये मैं आपको वाक्य में सिखाऊंगा फिर से, ये आप जान चुके होंगे। हमने जाना कि सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, और उपसर्ग शब्द में कहां जुड़ता है? पहले, पहले जुड़ता है, और प्रत्यय शब्द में बाद में जुड़ता है। जैसे मैं आपको एक बहुत हल्का सा एक उदाहरण यदि मैं आपसे पूछूं कि एक शब्द है रखवाला, इसमें आपको मूल शब्द कौन सा दिखाई देता है? मूल शब्द जिसका अपना अर्थ हो, तो आप कहेंगे भैया मुझको दिखता है रख धन वाला,
यानी वाला एक प्रत्यय हो गया, बाद में जुड़ा हुआ है, वाला एक प्रत्यय हो गया। यदि हम बात करें तो जैसे मैं आपसे बात करूं अनाथ, तो यहां पर आपको क्या बाद में कुछ दिखाई देता है, या ए धन नाथ, ए माने ना अर्थ देता है, नाथ यानी माता पिता, जिसके माता पिता ना हो। तो शुरुआत में जो होगा वो उपसर्ग होगा, और जो बाद में होगा वो आपका प्रत्यय होगा। इन्हीं सब चीजों को हम सीखेंगे धीरे धीरे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? चलो जी। अब मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न रखता हूं। प्रश्न है कुछ इस तरह से। एक शब्द हमने लिया अनिकेत। अनिकेत में मुझे बताइए आपको उपसर्ग दिखाई देता है या प्रत्यय? अभी मैं ये मान के चलता हूं आप कुछ नहीं जानते। अनिकेत शब्द में क्या है, थोड़ा तोड़ फोड़ करेंगे इसके साथ में, शब्द को निर्माण करने का प्रयास करेंगे। और शब्द जब निर्माण करेंगे तो हमेशा एक बात याद रख लेना, शब्द निर्माण के 4 तरीके हैं। बहुत सही, आंचल कुशवाहा, बबीता कुमारी, रश्मि, विपिन कुमार, अमन, आकाश पाल। तो आप कहेंगे भैया ए धन निकेत हो जाएगा, ए माने ना, और निकेत यानी कि घर, जिसके घर ना हो। निकेत किसको बोलेंगे? घर को। और ए माने ना, जिसके निकेत ना हो। निकेत किसको बोलते हैं? घर, यानी जो बिना घर बार का हो, जिसके कोई आवास ना हो, अनिकेत हो गया। तो आप कहेंगे उपसर्ग होगा, क्योंकि शुरुआत में क्या आ गया? ए आ गया। अब इसने क्या किया, ये ध्यान से देखें। मैंने कहा ये निकेत से पहले ए ने क्या परिवर्तन कर दिया? भाई निकेत तो होता है आवास, और आवास में जैसे ही मैंने आपका ए को जोड़ दिया, ए के जोड़ते ही इसका अर्थ बदल गया या नहीं बदला? हाँ या ना? तो यहां से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ भी बदल सकते हैं। तो याद रख लेना, यहां पर एक बात लिख लेना, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़कर उपसर्ग और प्रत्यय किसी शब्द के साथ जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है। अर्थ परिवर्तन या उस पर एक विशेष प्रभाव डालते हैं, एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं या डालते हैं, विशेष प्रभाव डालते हैं। यानी अर्थ परिवर्तन करेंगे तो नया शब्द भी निर्मित हो सकता है, या विशेष परिवर्तन ला देंगे कोई, देखेंगे वो हम कैसे कैसे होगा धीरे धीरे। ये देखिए, जैसे हिंदी भाषा में एक चर्चित उदाहरण चलता है। मैं आपसे कहूं हार शब्द है, हार का आप क्या अर्थ लगाएंगे? एक शब्द है आप लोगों के सामने हार, तो आप क्या बोलेंगे जी? हार का मतलब तो भैया हुआ पराजय, या हार गले का भी हो सकता है, नौलखा हार। तो क्या बोलोगे? तो हार के 2 अर्थ हैं, एक तो पराजय डिफीट, और एक आपका नेकलेस हार। लेकिन मैंने जैसे ही इसके सामने प्रा जोड़ दिया, अब क्या बन गया? प्रहार। क्या जो अर्थ पहले था वह रहा? आप कहेंगे जी नहीं, पहले जो अर्थ था वह ना रहा, एक नया अर्थ देने वाला शब्द आ गया। यानी उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करके एक नया शब्द भी बनाया जा सकता है। शब्द में परिवर्तन भी कई बार हो जाता है, और कई बार एक विशेष प्रभाव भी देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया जी। कुछ दोस्तों ने हार का मतलब बताया है आपका
कि हार माने क्या होगा, प्रहार बिल्कुल होगा, एक आप कह सकते हैं हमले को कह सकते हैं। वेरी गुड। आहार लगा दे इसके आगे, आ लगा दे तो आहार भोजन हो जाएगा। उप लगा दे इसके आगे तो क्या हो जाएगा, हार के आगे यदि मैं उप लगा दूं तो क्या हो जाएगा, उपहार हो जाएगा, जो भेंट का अर्थ देगा। वेरी गुड वेरी गुड। कोई दिक्कत? आगे सर जी मूल्य और मूल में अंतर बता दो। दोस्त बिहेव लाइक ग्रेजुएट्स, ऐसा व्यवहार करें जिससे मैं महसूस कर पाऊं कि आप स्नातक हैं। कम से कम कुछ कंफ्यूजन तो हो। मूल्य प्राइज है, मूल जड़ को कहते हैं। यहां कंफ्यूजन की कोई स्थिति ही ना रही। आगे आते हैं, अब आएंगे। यानी मैंने बताया कि उपसर्ग और प्रत्यय लिखना, आपको स्टेटमेंट मिले उपसर्ग और प्रत्यय से नए शब्द का निर्माण किया जा सकता है, तो आप कहेंगे हाँ। उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से, अभी मैंने सिखाया आपको, प्रत्यय के प्रयोग से नए शब्द का निर्माण हो सकता है। नए शब्द का निर्माण संभव है। कभी आपको एक कथन मिलेगा तो आप इसको बोलेंगे हाँ सही है। संभव है निर्माण, हाँ जी संभव है। क्योंकि दोस्त शब्द निर्माण की हिंदी भाषा में 4 विधियां हैं। 4 तरीके से आप संधि का निर्माण, सॉरी 4 तरह से आप शब्द का निर्माण कर सकते हैं। और वो 4 तरीके कौन कौन से हैं, लिख लेना इस बात को भी। शब्द निर्माण की 4 विधियां हैं। शब्द निर्माण की 4 विधियां हैं। कौन कौन सी 4 विधियां हैं जिनसे आप शब्द का निर्माण कर सकते हैं? एक तो संधि के द्वारा, यानी शब्दों कुछ जोड़ करके आप निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों ने समास को पढ़ा, संधि समास। तीसरा आपका उपसर्ग, और चौथा तरीका है आपका प्रत्यय का प्रयोग करके। प्रत्यय का प्रयोग करके, इन चारों का प्रयोग करके दोस्त हम किसका, शब्द का निर्माण कर सकते हैं। बोलेंगे जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे आए, अगली बात पर आते हैं हम। यहां तक की बात समझे? तो उपसर्ग और प्रत्यय से नए शब्द का निर्माण हो जाएगा, हाँ जी। लिखना, एक ही मूल शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। एक से अधिक, एक बच्चे ने कमेंट में बार बार ये पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूं। एक ही मूल शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग किए जा सकते हैं। उपसर्ग प्रयोग हो सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, इसी में प्रयोग है। वी धन आ धन करण, व्याकरण। गुरुजी उपयोग और प्रयोग में क्या अंतर है? देखो, आप जब किसी चीज का पहली बार प्रयोग करेंगे, ये प्रयोग नहीं कह सकते, आप पहली बार किसी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे तो वह उपयोग है। जैसे आप गाड़ी लेकर के आए, आपने पहली बार गाड़ी चलाई, या आप पहली बार पेन लेकर के आए और आपने पेन से पहली बार लिखा, या आप कॉपी लेकर के आए, आपने पहली बार जब उस कॉपी का इस्तेमाल किया, तो आप कहेंगे यह हुआ उपयोग। आप दोबारा कॉपी में लिखें, अब दोबारा पेन से लिखें, आप दोबारा गाड़ी को चलाएं, यानी किसी भी वस्तु का दोबारा जो इस्तेमाल है वह प्रयोग है। तो उपयोग पहली बार में, यही अंतर होता आरंभ और प्रारंभ में। उपयोग और प्रयोग को हम इस तरह से भी बांटते हैं कई बार कि आपका जैसे जो प्रयोग है वह आपके जो रासायनिक, या हम बोले जो प्रयोगशालाएं हैं वहां पर एक्सपेरिमेंट को हम प्रयोग कहते हैं, और जो चीजें हमारी उपयोगी वस्तुएं होती हैं उनको हम उपयोग की दृष्टि से रखते हैं। तो उपयोग और प्रयोग को इन 2 तरीके से भी बांटा जाता है।
आरंभ और प्रारंभ भी ऐसे ही है, पहली बार शुरू किया आपने, तैयारी शुरू की, आरंभ, तैयारी छोड़ के फिर से शुरू की तो प्रारंभ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे। अब आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारी किताबों में ना जाने क्या क्या लिखा हुआ है। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के भेद कितने होते हैं? अब यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। कई किताबों में लिख दिया हिंदी के उपसर्गों की संख्या 10 है, कुछ में 13 लिख दिया, कुछ ने 16 लिख दिया, कुछ भाई साहब ने 15 लिख दिए, कुछ ने 21 लिख दिए, सब कुछ गलत है। ठीक है, तो उपसर्ग के भेद यदि हम पूछें, तो उपसर्ग के भेद में आपसे कभी भी पूछे हिंदी के उपसर्ग कितने होंगे, हिंदी के ऐसे कितने शब्दांश हैं जो शब्द से पहले प्रयोग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग। ऐसे ही आपसे पूछे यदि कभी संस्कृत के उपसर्ग, क्योंकि हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा यही प्रयोग होते हैं, तत्सम शब्दों में भी। संस्कृत के प्रयोग उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है, और विदेशी उपसर्ग चाहे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विदेशी उपसर्ग, इनकी संख्या कितनी है? तो कभी भी मित्र गलती नहीं करनी है। कुछ दोस्तों ने कहा है ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। जो लोग 22 लिख रहे हैं तुम मेरे द्वारा पढ़ चुके होंगे इस बात को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हिंदी के उपसर्ग होंगे 22, नो डाउट। संस्कृत के उपसर्ग 22 और विदेशी उपसर्ग भी 22। आपको एक संख्या याद रख लेनी है, कहीं किसी गूगल के पेज पर आपको नहीं जाना है। आंखें बंद कीजिए और हम इनको क्योंकि जानेंगे कौन से 22 हैं हिंदी के, कौन से संस्कृत के 22 हैं, और कौन से विदेशी उपसर्ग हैं आपके। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, हिंदी के उपसर्ग क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बट ऐसा मत पूछो, ये सब हम लोग वर्तनी में पढ़ेंगे। पंकज चौधरी जी, आप बिल्कुल ऐसे व्यवहार नहीं करते हो कि आप लोग बहुत शिक्षित बच्चे हैं। आप बचकाना बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे किसी का अर्थ मैंने कुछ बता दिया तो और बच्चे शब्द लिखने लग गए। अब आपके शब्दों के अर्थ बताते रहे, एक ने लिख दिया आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? आमंत्रण बुलाने के लिए होता है, निमंत्रण दावत के लिए बुलाने को होता है। आमंत्रण सिर्फ आने को है कि मुलाकात करनी है, आ जाइए, और निमंत्रण दावत के लिए बुलावा है कि भैया दावत तुमको मिलेगी, आना है। लेकिन मत लिखा करो, ये चीजें आप सर्च कर सकते हो, खोज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी किताबों में, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में ही आपको ये देखने को मिलेगा कि हिंदी के उपसर्ग 22 हैं, संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं, विदेशी उपसर्ग आपके 22 हैं। जैसे भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार उन्होंने संख्या कितनी बताई है, 22 बताई है। ठीक है, ब्रजमोहन पांडे जी के अनुसार कितनी है संख्या, 22 है आपका। तो ये लोग जो सबसे ज्यादा मतलब एनसीईआरटी के द्वारा भी मान्य जो है आपका संख्या 22 है, वह आपको मान लेनी है। चलो जी, अब ऐसा नहीं जी, बहुत सारे दोस्त मेरे पास पहले भी भेजते थे कि जी ये देखो जी यहाँ गूगल के इस पेज पर 13 लिखे हुए हैं, लिखे होंगे, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, उपसर्ग के भेद जान गए। अब हम उपसर्ग के भेद को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे संस्कृत के उपसर्ग। मैं कुछ उपसर्ग लिखूंगा, उपसर्ग आप जान ही चुके हैं। उपसर्ग वह होगा जो शब्द के शुरुआत में लगेगा और नया शब्द भी बना सकता है, एक विशेष प्रभाव भी पैदा कर सकता है, या आपका उसका अर्थ भी बदल सकता है। देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं, 22 हम पूरे करने वाले हैं यहां पर। पहला आता है आपका अति। तो अति से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं जरा आप लोग बनाएंगे। तो दूसरा आएगा आपके सामने, अति के बाद में आता है अधि, शब्द आप लोग बनाएंगे। तीसरा आएगा अभि। कैसे जी? तो आप लोगों को ऐसे शब्द सोचने होंगे जिनमें शुरुआत में अति का प्रयोग होता है। तो क्या बोलेंगे, अति के अनुसार क्या हो जाएगा जी? जैसे हम अति की बात करते हैं तो अतिरिक्त हो गया, अति रिक्त हो गया, अतिरिक्त। जैसे आपने अत्यंत का संधि विच्छेद किया था,
अपनी कॉपी में करके देखिए अत्यंत का संधि विच्छेद क्या आएगा, तो आप कहेंगे भैया अति होता है, इसमें भी शुरुआत में अति धन अंत होता है। और सबसे ज्यादा संभावना है परीक्षा में कि आपसे वह पूछे यण संधि के उदाहरण, क्योंकि यण संधि में क्या होता है कि चीजें छिप जाती है। हमको अत लिख रहा है, एक विकल्प में देगा अत्यंत में उपसर्ग कौन सा है, परीक्षा में आया अत्यंत में उपसर्ग कौन सा है, लिख देगा अत्य, लिख देगा एक विकल्प में अत, एक विकल्प में लिख देगा अति, और एक विकल्प में लिख देगा अति। क्या चुन के आएंगे जी, ए बी सी या फिर डी? तो आप कहेंगे जी हम जानते हैं यण संधि हम कर चुके हैं, छिपी हुई हो सकती है, तो क्या बोलेंगे, अति होगा, यानी सी ठीक हो जाएगा। जान चुके इस बात को, अति हो जाएगा, अति। अत्यधिक में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अत्यधिक में उपसर्ग कौन सा होगा, अत्यधिक में बहुत अच्छा लिखा है खुशबू, आपका अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण शब्द हो गया, अतिक्रमण जो घेर लेते हैं। जैसे आप लोग जब ड्यूटी पर होंगे तो आप लोग देखेंगे कि कई जगह पर बाजारों में और सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया जाता है, जिससे आम लोगों को चलने में दिक्कत आती है। सी एकदम से ठीक है, बहुत बढ़िया। अधि से लिखिए भैया, अधि से क्या हो सकता है, ऐसे अधि से छिपा रहेगा अध्यक्ष, अध्यक्ष का संधि विच्छेद करना, अधि धन अक्ष होगा। क्या होता है, अध्यक्ष का अधि धन अक्ष होगा, यही तो अध्यक्ष है, तो छिपा हुआ है यहां पर अधि। अधिकरण है, अधिकरण, अधिकार है, अधिकार, अधिकार है, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। एक हमारे दोस्त ने लिखा है अधिकतम, ये गलत हो गए, यही सोचना है बस। नाम दिखाएं मेरे मित्र का, अधिकतम। देखो ये हो सकता है क्या, सारे दोस्त पहले इस पे बोलो, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो आप यदि मैंने बोला अधि, अधि को यदि आप हटाएं यहां से, मैंने कहा मूल शब्द में जोड़ना, तो कतम कोई शब्द हो सकता है क्या, दोस्त एक बार बताएंगे, कतम कोई शब्द हो सकता है? आप कहेंगे नहीं जी, ये तो हमने विशेषण में भी भैया आपने हमको पढ़ाया कि अधिक शब्द है जिसका अर्थ है ज्यादा, और उसमें तम जुड़ा हुआ है, यानी तम एक प्रत्यय है। अभी हम प्रत्यय की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं। तो यहां पर तम जुड़ा हुआ है प्रत्यय, तो यह अधि दिखते ही अधिकतम नहीं। ऐसा नहीं कि जिन शब्दों में अधि आ गया, मैंने आपको उपसर्ग की परिभाषा की है कि वह मूल शब्द से पहले जुड़ेंगे। अधिकार शब्द एकदम से ठीक है, बहुत बढ़िया। अत्याचार कुछ दोस्तों ने लिखा है, बिल्कुल आएगा, अति में अत्याचार, अत्याचार, अति धन आचार, अत्याचार होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी से देखिए, अभिमान हो गया, अभिमान हो गया, अभी से अन्य शब्द आप बनाएंगे, अभी से अभिमान हो गया, जैसे कि आपका अभिलाषा हो जाता है, अभिलाषा, अभिलाषा बहुत अच्छा शब्द है एक। अभियोग हो जाएगा, मुकदमे को कहते हैं अभियोग, मुकदमा अभियोग हो गया आपका। जैसे आपका यण संधि का एक उदाहरण अभ्यास हो जाएगा, अभिधन आस, अभिधन आस, अभ्यास हो गया। अभिषेक ओझा जी बहुत बढ़िया, विपिन कुमार जी वेरी गुड। अधिवर्ष हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लीप ईयर को हम अधिवर्ष कहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। अध्यादेश हो जाएगा जी, हाँ जी, अधिधन आदेश हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अधिकारी बिल्कुल होगा। अध्यात्म, बहुत अच्छा शब्द ढूंढा, ऐसे शब्द ढूंढिए, ऐसे बच्चे ने ढूंढा अध्यात्म, अधिधन आत्म हो गया, ऐसे शब्द लिखिए, प्रयास कीजिए, वेरी गुड, बहुत शानदार। अधिशासित होगा, मनु यादव जी आपका भी शब्द बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, अभी से जोड़ सकते हैं। अभी से आगे आता है आपका नी प्रति परी, नी से बनाइए, नी, प्रति से शब्द बनाइए, परी से शब्द बनाइए, नी प्रति परी,
अनुसुवी, अनु सु और वी। अभिशाप होगा, अभिज्ञान होगा। बहुत अच्छे लिख रहे हैं आप सब लोग। नी से बनाइए कि जिसमें आपका नी हो, जैसे कि नी बंद होता है, नी बंद हो गया, निबंध। जैसे यदि मैं आपसे बात करूं, नी निबंध हो गया आपका नैदानिक, हाँ बिल्कुल होगा नैदानिक। आप कहेंगे यहां पर तो जी नए है, नी है ही नहीं, इस सीखना होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखना, विज्ञान में मैं कभी इक लगाऊं, इक, ये मैं आपको प्रत्यय में सिखाऊंगा, वहां तक का आपको धैर्य रखना होगा। तो जो ई है वो क्या बन जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है। तो कभी भी इक जुड़ता है, इक जुड़ता है तो जो दीर्घ ई है, लघु ई है, वह अय में परिवर्तित होती है। तो कहीं पर अय है तो आप समझ जाना कि ये ई से ही निर्मित हुआ होगा। इक लगा हुआ है जिसमें, इक यदि लगा हुआ है और दीर्घ अय आ रहा है, इसका मतलब किससे निर्मित हुआ होगा, ई से ही निर्मित हुआ होगा। जैसे ये बनता है निदान धन इक से, निदान धन इक, तो इक प्रत्यय जुड़ने से बनता है, इक प्रत्यय जुड़ने से बनता है, ठीक है। तो उसको हम प्रत्यय में बहुत अच्छे से सीखेंगे, कभी गलती नहीं करनी है। यहां पर हम एक शब्द लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, निदान। बाकी आगे मैं प्रत्यय में सिखाऊंगा तो उसका प्रयोग तभी करेंगे जब तीन तरीके हैं आपका, एक जुड़ने से तीन प्रकार के परिवर्तन होते हैं। नीडर, बहुत अच्छा लिखा है, नी डर, नी डर। तो इसमें उपसर्ग है तो क्या उत्क्षिप्त का प्रयोग होगा, आप कहेंगे नहीं जी, आपने मना कर दिया था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक दोस्त ने लिखा है निराकार, एकदम से गलत लिख दिया है आपने। शब्द को तोड़ो तो सही, निराकार तोड़ना। नी के अलावा इसमें क्या बच गया, राकार बच गया। तो राकार कोई शब्द है, राकार, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं। यहां तो क्या मैंने आपको बताया था, संधि विच्छेद में भी बताया, ये क्या बनता है, ये निर्धन आकार बनता है। तो यहां तो नी नहीं है, निर है, निर है, निर, निर होगा, निर, ठीक है। गलतियां नहीं करनी है, निर होगा। तो क्या बोलेंगे जी, आपका प्रति से क्या बन सकता है, प्रति से प्रतिध्वनि बन सकता है, जो ध्वनि लौट करके आती है, प्रतिध्वनि। प्रतिशत, प्रत्येक 100 की बात जब करें, प्रतिशत हो सकता है, यानी प्रतिमूल हो सकता है, प्रतिमूल हो सकता है, प्रतिमूल। और आपका प्रति से और क्या बन सकता है, हाँ प्रत्येक बन सकता है। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, आप कहेंगे प्रतिधन एक भैया हो जाएगा, प्रतिधन एक। और प्रत्याघात का संधि विच्छेद में आपसे पूछूं कि प्रत्याघात का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रतिधन आघात होगा, प्रतिधन आघात होगा। बहुत अच्छा शब्द लिखा है बहुत सारे दोस्तों ने, वेरी गुड वेरी गुड। प्रतिदिन बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। परी से बनाइए, पर्यटन, पर्यटन का संधि विच्छेद कीजिए, क्या बनेगा, परी धन अटन, चारों ओर भ्रमण, अटन माने भ्रमण होता है, पर्यटन हो गया, पर्यटन। परिणाम होता है, या परिमाण कह दे, परिमाण भी होता है, परि हो गया। परित्याग हो गया, परित्याग हो गया। परिश्रम हो गया, परिश्रम। परिधन श्रम, परि जुड़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अनु से बनाइए, अनु से क्या बन जाएगा, अनुचर बन जाएगा, अनुचर। अनुचर जो सेवक है, अनु माने पीछे पीछे, चर माने चलने वाला, अनुचर हो गया, ठीक है, जो पीछे पीछे चलता है। और आपका अनुज, जिसका पीछे जन्म हुआ हो, यानी छोटा भाई है जो बाद में जन्म हुआ हो, जिसका छोटा भाई हो गया। अनुच्छेद हो सकता है, हाँ, अन्वेषण हो सकता है, अनुधन एषण, बहुत अच्छा उदाहरण है। अनुच्छेद हो सकता है, अनुधन छेद,
छेद अर्थात भाग, अनु माने छोटा भाग। अनु हो गया, परी हो गया, वी, हाँ वी रह गया एक, वी हो गया हमारा, एक हमारा अप, अपी, अप, अपी होता है एक, अप, अपी, एक अव होता है, अव, सॉरी अव होता है, अव, एक होगा आपका सु, क्या होगा, सु, उपसर्ग होगा एक सु, सु से बनाएंगे। एक आपका अप, अभी, अब सु, आ हो जाएगा आ, उप हो जाएगा उप, जिन शब्दों के पहले उप का प्रयोग होता हो बनाएंगे। वी से बनाएंगे, बहुत बढ़िया। अनु से अनुशासन, बहुत अच्छा शब्द लिखा है आपने शुभम जी, बहुत अच्छा शब्द लिखा है। वी से क्या बनेगा, विज्ञान, जिसको विज्ञान कहते हैं, विज्ञान। वी कहीं पर भी प्रयोग हो, वी, जैसे विशुद्ध हो सकता है, शुद्ध है कोई चीज, विशुद्ध लगा दिया तो और ज्यादा परिवर्तित कर दिया, यानी कि ये कह रहा है कि एक एक्सट्रीम लेवल की शुद्ध है। विराम होता है, विराम, विराम शब्द हो सकता है, विराम। अप से बनाएंगे, अपयस हो सकता है, अपयस, अपमाने, ये हम शब्दों में सीखेंगे। अपमाने हम बोलते हैं कि अपयस, यस जिसका चला गया हो या जिसको बदनामी मिल गई हो, अपयस मिल गया। अपसगुन हो गया, अपशकुन हो गया, अपव्यय हो गया, अपव्यय, अपव्यय। अपी का अर्थ क्या होगा, अपी का मतलब होता अपिधान, अपिधान बड़ा अच्छा शब्द है, पूछा जाता है। अपिधान बोलते हैं किसको, ढक्कन को, जो किसी बर्तन के ऊपर रखा जाता है। विकार शब्द जिन दोस्तों ने कहा है वी से, विलुप्त शब्द वी से बिल्कुल बन सकता है, विदेश बन सकता है वी से, बहुत बढ़िया। विजय शब्द बन सकता है। व्यर्थ शब्द, बहुत अच्छा शब्द लिखा है, वी धन अर्थ, जरूर लिखेंगे मित्र। अभिषेक जी बहुत अच्छा लिखा है। जो छिपा हुआ है, जो यण संधि का, उसको सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। अनुराग यादव जी एकदम सही लिखा है। अपकीर्ति हो सकता है जी, विक्रम हो सकता है, किरण तिवारी जी आपने भी अच्छा लिखा है। अव से देखिए, अव अगर कभी पर अव का प्रयोग है तो अवगुण हो गया, किसी चीज की कीमतों को घटा देना, अवगुण हो गया। और किसी चीज की कीमतों को घटा देना, अवमूल्यन शब्द हो गया, अवमूल्यन। अवशेष हो गया, अवशेष, अवशेष हो गया। सु कहीं पर प्रयोग है तो क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं सु, यानी कि आपका सुपुत्र हो सकता है, सुपुत्र, अच्छा बेटा। सुकर्म हो सकता है, सुकर्म। सुपात्र हो सकता है, ये इस बात के पात्र, एक सुपात्र, यानी बोल देते अच्छा पात्र है, अच्छा पात्र है इस चीज के लिए। स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या बनेगा, सुधन आगत। या स्वच्छ मैं आपको दे दूं, स्वच्छ का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या बोलोगे, स्वच्छ का क्या होता है, यण संधि के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा चांस है कि वो आपसे यण संधि के किसी शब्द को लिख करके और आपसे उपसर्ग पूछ ले, उपसर्ग पूछेगा। सर उपसर्ग को परसर्ग भी कहते हैं क्या, नहीं, ये मैं आपको बता चुका दोस्त, आप पिछली क्लासेस करें प्लीज। कारक में मैं आपको समझा चुका हूं कि कारक को परसर्ग कहते हैं। अब आप पूछने लगे कि परसर्ग और उपसर्ग में क्या अंतर है, इसका मतलब आपने भी परसर्ग को नहीं समझा, तो समझिए उसको मित्र प्लीज, जाकर उसकी क्लास कराई हुई है। सुगम, बहुत अच्छा शब्द लिखा है। आ शब्द से देखें, आरक्षण हो गया, आवास हो गया, आवास, आवास हो गया, आवास। आजीवन शब्द हो गया, आमरण भी हो सकता है, फिर जीवन तक, आमरण, मरने तक मैं तुम्हारे साथ हूं, आमरण। उप का क्या होगा, उप, जिन शब्दों में उप का प्रयोग होता हो, तो उप का प्रयोग आप करके देखें एक बार। उपसर्ग जो शब्द हम पढ़ रहे हैं इसी में है, उप माने छोटा, सर्ग माने भाग, उप। अब जैसे मैंने बोला उप माने छोटा, तो ये एक अर्थ, निकटतम अर्थ है, उप का मतलब छोटा बिल्कुल नहीं होगा।
शब्दांश है, जब तक ये आपका उपसर्ग तब तक तो नहीं है, जब तक ये शब्दांश आप इसको ना बोले तब इसको आप छोटा कह सकते हैं। उपसर्ग, क्योंकि ये शब्दांश है, इसका अर्थ हो ही नहीं सकता, उपग्रह होगा, उपवास होगा, उपवास, उपवास हो सकता है, उपवास। वी अप अपई, अब सु आ अप, उप उप के बाद में आपका प्र दुर निर, फिर वे आपके प्र आता है, रे वाले आते हैं, फिर दुर आएगा, दुर, जिन शब्दों में दुर आ सकता है, दू और आधा रे आ सकता है, फिर निर आएगा, निर जिसमें राधा रे हो सकता है निर के साथ में, फिर आपका दुष आएगा, दुष जिनमें से आधा हो सकता है, इसी में फिर आपका आगे चलेंगे तो आपका निश आ जाएगा, निश आ गया। यहां देखें, वेरी गुड गुरुजी। निश्चल में होगा, निश्चल में आपको सोचना होगा दोस्त। निश्चल का संधि विच्छेद मैंने आपको बताया, निही धन छल, तो वहां नी है लेकिन विसर्ग के साथ है, यहां हम विसर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हमने विसर्ग का प्रयोग ही नहीं किया, ठीक है। देखें जरा, एक दोस्त ने बहुत अच्छा उदाहरण लिखा है, अभी मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, उपाध्याय, उपधन अध्याय, उपाध्याय, बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रा, प्रा को देखिए कहां कहां पर प्रयोग होता है, प्रचार, प्रसार, प्रवेश, प्रचार, प्रसार, प्रवेश। आप भी शब्दों का निर्माण कीजिए। दुर, जिन शब्दों में दुर का प्रयोग होता हो, दुर्भाग्य है, दुर्लभ है, अब तो जान चुके हैं ना कि ये रे कौन सा है, ये रे आधा रे है, तो आधा रे कहां पर है, ये रहा। दुर आपका, अगर हम बात करें कुछ भी दुर्जन हो सकता है, दूधन, दुर्जन, तो यहां पर र हमने ले लिया इसीलिए, तो यहां पर वो सभी उदाहरण आ सकते हैं जो विसर्ग संधि वाले हैं। क्या बोलोगे, दुर्जन हो गया, दुर्जन, दुर से देखिए, मैं बोलूं निर से देखिए, निर से क्या होगा, तो निर्धन अपराध, निरपराध होगा, क्योंकि निर्धन अपराध, और उसका फिर मैंने आपको सिखाया था संधि विच्छेद में हलंत हटाना, जैसे निर्बल हो सकता है, निर्बल, निर्बल, निराकार हो सकता है, निराकार, यहां पर आएगा दोस्त जो आप वहां पर बता रहे थे निराकार को। निर्दय हो सकता है, निर्दय, निर्दय होगा, निर्धन दया। भैया स्वच्छ को देखिए, उसमें सु उपसर्ग नहीं है दोस्त, अब नहीं आपको लग रहा है तो इसमें मैं, अच्छा मैंने वहां पर स्वर लिख दिया, मेरी गलती है मित्र, माफ करेंगे। मैं सोच रहा हूं आप कह रहे हैं स्वच्छ में जी सु उपसर्ग नहीं है, लेकिन मैंने गलत लिख दिया, स्वधन अक्ष नहीं सुधन अक्ष होगा। वेरी गुड, बहुत शाबाश, एंड सॉरी। दुष की बात देखें, अब देखो यहां पर आपको एक बात देखनी है कि कहीं भी दुष हो तो इसका मतलब कोई भी सह चलेगा, जैसे दुस्साहस हो गया, दुस्साहस हो गया, तो दुष का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें सारे दुष्य आएंगे, दुष्परिणाम हो गया, क्योंकि संधि जब आप इसको तोड़ेंगे तो वो आना यही है, दुष धन परिणाम, दुष धन परिणाम हो गया, या ससंजम वाला दुशासन हो, तो कोई भी शाह हो तो उसमें दुष आएगा आपका, दुष। ऐसा नहीं है आप ये वाला दुष लिख दे, ये वाला ऐसे लिख दे दुष होगा, गलत कर देंगे, सिर्फ दुष होगा, दुष हो गया आपका। दुष के बाद में फिर आता है निश, निश आता है, निश के बाद में आपका उत आता है, उत, जिन शब्दों में उत का प्रयोग हो, उत का प्रयोग हो, उत का प्रयोग हो, ठीक है। निश हो गया, उत हो गया, संस्कृत वालों में एक सम आता है, सम, एक आता है आपका परा, जिन शब्दों में परा का प्रयोग होता हो, शब्द निर्माण करेंगे। दुष्प्रभाव बिल्कुल आएगा, दुष्कर्म आएगा, बहुत बढ़िया। सोनी शर्मा, सर जी आप मुझसे नाराज हो, वेरी गुड, जी हाँ मैं आपसे नाराज हूं और बहुत ज्यादा नाराज हूं। कल आपने हमारे घर पे चोरी कर ली थी, यही मेरी नाराजगी का कारण है, मैं नाराज तुमसे बहुत ज्यादा हूं और आप मुझको मनाने की कोशिश करती रहेंगी सोनी,
या सोनू या सोना, जो कोई भी आप हैं, तो एक दिन याद रख लेना, ये सिलेक्शन छोड़ के, सिलेक्शन तो बहुत दूर हो जाएगा, फिर यात्रा रहेगी मैसेज करने की। आप तमाम लोगों को मैसेज भेजते रहेंगे पूरे जीवन भर, तमाम लोगों को मनाने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन कोई मानेगा नहीं। आप सबसे पूछते रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, कमजोर से लोग अक्सर नाराज हो जाते हैं। और यदि आप शक्ति या फिर सामर्थ्य आपके साथ रहेगा तो आपसे लोग कम नाराज होंगे। ये सत्य है। ये बनाएंगे भैया, तो नाराज वाराजगी के चक्कर मत पड़ो, पढ़ लो प्लीज। निश क्या बन जाएगा? निस्संदेह बन जाएगा। कुछ लोग अट्रैक्शन के लिए, नाम के लिए, अब क्या हो गया मैंने आपका नाम ले दिया, कुछ मिला क्या? सिलेक्शन मिला। आए किस बात के लिए थे? सिलेक्शन के लिए आए थे, निष्फल हो गया। यहां पर भी कोई भी हो, षटकोण हो, निष्फल हो, निष्पाप हो, निष्पाप, ठीक है। तो निस होगा तो सारे से आएंगे, दुस आएगा तो सारे से आएंगे। उत उत का बताएं भैया, जो आपने किया था उद्घाटन। अब देखो यहां दे है तो यहां पर हम गलती कर देंगे, लेकिन हमको संधि विच्छेद सोचना। उत धन घाटन होता है, उत धन घाटन होता है, ठीक है। उद्गम का क्या होगा? उद्गम का उत धन गम होगा। उद्भव का क्या होगा? उद्भव का, उद्भव का क्या होगा? क्या बोलेंगे जी? उद्भव का क्या होगा? उत धन भव होगा, उद धन भव होगा। कहीं पर भी जहां पर हमने उत का प्रयोग किया, जिन किसी भी शब्दों में, जैसे उच्चारण का संधि विच्छेद आप मुझे बताइए, आपसे पूछा जाएगा उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है, 4 ऑप्शन दे देगा। उद, उत, उच्च और उच्च। क्या चुनेंगे भाई साहब, बताना जरा। तो आप कहेंगे जी मैं संधि विच्छेद जानता हूं, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन चारण होगा। उद्योग कहा है कुछ मेरे दोस्तों ने, उत धन योग होगा। बहुत अच्छा लिखा है, तो दय वाले सारे आ जाएंगे। उद्योग हो गया, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत शाबाश। सम की बात करेंगे तो संसार, संधि विच्छेद कीजिए, संसार का क्या होगा? आप कहेंगे जी संसार का होगा समधन चार। संयोग का क्या हो जाएगा? समधन योग हो जाएगा, क्योंकि सम का प्रयोग है। सम्मुख हो गया, सम्मुख हो गया, संतोष हो गया, समधन तोष हो गया, समधन तोष, समधन तोष। बहुत बढ़िया गुरुजी, सम में समाज हो जाएगा। समाज को जरा तोड़ के तो देख लीजिए, समधन आज, आज से अर्थ होता है क्या समाज का? कुछ भी सोचते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। उत्पत्ति बिल्कुल हो सकता है दोस्त। उत्कृष्ट बिल्कुल हो सकता है उत में। वेरी गुड। परा से देखिए, परा, परा से क्या हो जाएगा? परामर्श हो गया, पराभव हो गया, पराभव, पराजय हो गया, पराजय हो गया। तो जब आप उपसर्ग का प्रयोग करें तो ये भी देख लेना कि दूसरा वाला जो उपसर्ग को हटाएं, उपसर्ग को हटाएं तो फिर कुछ अर्थपूर्ण शब्द मिलता है या बेवजह का शब्द मिलता है, ये सोचना होगा। सम्मान होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ठीक है, ये प्रैक्टिस हमने की। इससे आगे फिर हम हिंदी के उपसर्ग, फिर हम विदेशी भाषा के उपसर्ग और फिर प्रत्यय की तरफ हम चलेंगे। शायद इसमें आपका कुल मिलाकर के उपसर्ग और प्रत्यय में 4 कक्षाएं हों या 3 होंगी, देखने की बात होगी। वेरी गुड। सर जी सम्मुख और सन्मुख में कोई अंतर है क्या? अंकी बिंदी लगा के आपने पूछा। दोस्त पहली क्लास में सिखाया है ये मैंने आपको, कि आप लोग जब अनुस्वार को हटाएं तो किस तरह लगाएं। आप लोग पहली कक्षा को कीजिए, पहली कक्षा से मतलब वर्णमाला पहले अध्याय में भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, वहां पर कीजिए। और यदि आपने पहला अध्याय नहीं किया है तो अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रम से पढ़िए, जिस क्रम से पढ़ाया गया उसी क्रम से पढ़िए, ठीक है। ओके।
तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट मंडे। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। मस्ट है, जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करते रहिए अच्छे से। थैंक यू।